वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एनके मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। बिल ऑफ एक्सचेंज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक पार्ट होता है। तो देखते हैं इसमें हम लोगों को क्या बातें आज नई सीखने को मिलती हैं और इसके सभी चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाइएगा। अगर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करता हूं तो सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज किस सेक्शन में दिया गया है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, तो उसकी बात भी मैंने यहाँ पे साफ साफ करी है। सेक्शन 5 में दिया गया है और एक्ट कब पब्लिश हुआ था, तो 1881 में ये पब्लिश हुआ था। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम सामने वाला जो हमें पैसे देता है तो वहाँ पे उसका अमाउंट, उसमें पार्टीज का नेम और उस पर्सन की एक्सेप्टेंस वगैरह सभी इसमें साइंड होती है। अब सर यहाँ पे बात आती है, सर ये रहता क्यों है, इसमें पार्टीज कितनी होती हैं। तो भाई देखिए, पैसे के व्यवहार में अगर मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं तो कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। हाँ, तो मान लीजिए ये मिस्टर ए थे और ये मिस्टर क्या थे, बी थे। तो ए साहब ने एक काम ये करा, सर क्या करा, ए साहब ने इन्हें पैसा उधार दिया बी भैया को कि भाई तुम ले लो पैसा और चुका देना मुझे। ठीक है सर, तो अब ये इन पे एक बिल लिखेंगे। इस बात को ध्यान सुनिएगा। अब ये ए साहब लिखेंगे, कौन लिखेगा, जो पैसे देता है वो बिल लगता है। कौन लिखता है बिल, जो पैसे देता है। ठीक है ना। इन्होंने एक बिल लिखा बी को कि बी आप मुझे इतने महीने बाद या फला फला डेट को पेमेंट कर देना। अब बी इनको एक्सेप्टेंस करके कि हाँ ठीक है आपकी बात मुझे मंजूर है, ये इन्हें दे देगा। तो मेरे भाई इस बात को यहां तक बात समझ में आई और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पेमेंट हो जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज से इस सामने वाले को भरोसा हो गया कि हाँ ये मुझे पेमेंट कर देगा और इस बात की पार्टी इसके अलावा मैं इस बिल को इंडोर्स कर सकता हूं। मान लो अब ये बिल का प्रमाण पत्र हो गया मेरे पास कि हाँ भाई मैंने इसे 1000 रुपये दिए थे सर और ये 3 महीने बाद मुझे 1000 रुपये दे देगा। अब मुझे ज़रूरत पड़ने पर मैं इस प्रमाण पत्र को, मान लीजिए मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई लेकिन ये तो सर मुझे 3 महीने बाद देगा, तो मैंने इसे जेड को बिल्कुल इंडोर्स कर दिया। जेड से मैंने क्या बोला, 3 महीने बाद मुझे पैसे मिलेंगे, तुम एक काम ये करो 1000 रुपये मुझे अभी दे दो, 3 महीने बाद तुम बी से वसूल लेना। तो हो सकता है सर जेड बोलेगा ठीक है भाई एक काम ये करो तुम ले लो मुझसे पैसे, जब 3 महीने बाद आएगा तो बी मुझे पेमेंट कर देगा। तो ये एक तरह से एक पैसे जब मैं आप किसी को उधार देता हूं तो ये एक तरह से उसके प्रमाण के रूप में कार्य करता है। तो अभी हम लोग इसकी डीप में भी बात करेंगे। इसमें पार्टीज वैसे तो आपको शायद समझ में आ गई होंगी कि इसमें 3 पार्टीज रहती हैं, लेकिन फिर भी हम इसकी डिटेलिंग में अभी और बात करेंगे। लेकिन आप लोगों को शायद ये समझ में आ चुका होगा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directly a certain person to pay a certain sum of money only to the order, a certain person or to the bearer of the instrument। यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट का धारक होता है उसको वो पर्सन सर्टेन अमाउंट सर्टेन टाइम के बाद देने के लिए प्रतिबद्ध होता है। सेक्शन किसका कौन सा है, सेक्शन नंबर 5 है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये बड़े काम के हैं, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। सर क्या क्या हैं, एक बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा रिटन में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये एक ऑर्डर कंटेन करता है कि हाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मैंने आप पे जब आपको 1000 रुपये दिए हैं तो मैं आपको क्या बोलूंगा, आप भाई इतने टाइम बाद मुझे पैसे दे देना। अब मैं आपसे निवेदन थोड़ी ना करूंगा, पैसे मेरे हैं, मांगूंगा कि नहीं मांगूंगा, बिल्कुल मांगेंगे सर। तो इतने टाइम बाद आप मुझे पैसे दे देना। तो ये एक रिक्वेस्ट का पार्ट नहीं है, ये एक ऑर्डर का पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये अनकंडीशनल होता है कि हाँ ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ 3 महीने तक अच्छा व्यवहार रखूंगा तभी मुझे पेमेंट करेंगे। भाई हमारा व्यवहार रहे ना रहे सीधी सी बात है, आपने मुझसे पैसे लिए आप मुझे चुकाएंगे वापस, यही तो है। बिल कौन लिखता है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज वो बंदा लिखता है जिसने पैसे दिए हैं। अभी उसे क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते वो अभी हम और सीखेंगे, बट पहले सबसे पहले कंडीशंस देख लेते हैं। अभी इसकी पार्टीज की बात हम करेंगे। इसमें अमाउंट सर्टेन होता है, डेट ऑफ पेमेंट सर्टेन होता है, ड्रॉयर के साइन होते हैं और जब ड्रॉई इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ आपका 1000 रुपया है और मैं आपको एक पर्टिकुलर मंथ, चाहे वो 3 हो या 4 हो, कुछ भी हो सकते हैं, इतने बाद पेमेंट कर दूंगा, तो वहां पे उसके साइन होते हैं। तो एक बात यहां पे आपको समझ में आ गई होगी, जो बंदा बिल लिखता है उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, डॉर, इसको ध्यान रखिएगा। और जो
पैसे उधार लेता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं जो एक्सेप्टेंस अपनी दे रहा है कि हाँ इतने टाइम बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, वो यहाँ पे कौन है सर, वो यहाँ पे ड्रॉई है। ओके, क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक, अच्छे से सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछिएगा, बट पूरा वीडियो आप समझ के देखिएगा। अभी मैंने पार्टीज के बारे में भी लिखा है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है भाई, इसे बहुत ध्यान से सीख और समझ लीजिएगा। ठीक है, जो बिल की पेमेंट होती है, जब वो बिल आपका टाइम पीरियड हो जाता है उस पर आप पेमेंट उसकी कर दीजिए, और सीधी सी बात है, और ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट, लीगली रिक्वायर्ड, इस पर स्टाम्प वगैरह सब मेंशन होना चाहिए। खैर, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज कितनी होती हैं, तो इस बात ध्यान रखिएगा, इसमें कितनी पार्टीज होती हैं सर, 3। सर कौन कौन, एक ड्रॉअर यानी कि जो बिल बनाता है, एक ड्रॉई जो एक्सेप्टेंस देता है, और एक पेई जो पेमेंट रिसीव करता है। देखिए मैं आपको समझाता हूं, पहले एक बार हम लोगों ने इलस्ट्रेशन कौन सा लिया था, ए और बी वाला, हम उसी के साथ चलते हैं। एक ए था, उसने बी को 1000 रुपये उधार दिए, और 3 महीने बाद उसने बोला भैया मेरी पेमेंट कर देना, इसने बोला ठीक है। तो अब इस केस में ए क्या है सर, ए मेरा ड्रॉअर है, क्योंकि जो बिल लिखता है वो ड्रॉअर होता है, जो जिस पे लिखा जाता है वो ड्रॉई होता है, यानी कि आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, ये एक्सेप्टेंस अपनी देता है इसको। ठीक है, अब बहुत सारे केसेस में ड्रॉयर ही प्रेई होता है, क्योंकि सर सीधी सी बात है, मैंने आपको उधार रुपया दिया, 3 महीने बाद आप मुझे लौटा दो, बात खत्म। लेकिन कभी कभी हो सकता है ए को पहले पैसे की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो मैं क्या गया, मैं गया बैंक के पास, या हो सकता है किसी पर्सन के पास चला जाऊं कि भाई आप एक काम ये करो, ये देखो बिल है मेरे पास, इसलिए तो मैंने बिल लिखवाया था कि ये जो बी है ये मुझे 3 महीने बाद 1000 रुपये देगा, तो आप एक काम ये करो, मुझे कुछ डिस्काउंट पे पैसे दे दो, मतलब आप उससे 1000 रुपये ले लेना, मुझे 900 रुपये दे दो। ठीक है, या हो सकता है ये मैं किसी पर्सन के साथ भी करूं, मान लो एक पर्सन के साथ मैंने ऐसा करा, जेड, ये जरूरी नहीं है मैं डिस्काउंट पे लूं, हो सकता है जेड के साथ मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है, उसने बोला ठीक है अभी आप 1000 रुपये ले लो, 3 महीने बाद मैं उससे 1000 रुपये ले लूंगा। तो जो लास्ट में पैसे वसूल करता है वो होता है पे। तो अगर मैं बिल को इंडोर्स करवा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इंडोर्स मतलब बेचान करना, दूसरे को दे देना, या फिर हो सकता है मैं बिल के साथ क्या कर रहा हूं, बिल को आप लोगों को बैंक से मैंने डिसकंटिन्यू करवा लिया है ना, बैंक के साथ मैंने पेमेंट करवा लिया, बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया अपना बिल, जिससे मुझे ऑन पेमेंट मिल जाए, तो वहां पे बैंक पे ही हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में क्या बात आई होगी, इसमें 3 पार्टीज होती हैं सर। सबसे पहली पार्टी हम लोगों की कौन सी होती है, सबसे पहली पार्टी हमारी वो पार्टी होती है जो बिल को लिखती है। दूसरी पार्टी कौन होती है, जो उस पर एक्सेप्टेंस देती है और बोलती है कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा। और सर मोस्टली केसेस में पे ही आपका ड्रॉयर होता है, यानी कि जो पैसे वसूल करता है, जिसको आखिर में पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर आप किसी पर्सन को बिल को इंडोर्स कर देते हैं, या बिल को पहले पेमेंट के लिए आप मांग लेते हैं कि बैंक से कलेक्शन के लिए आपने भेज दिया, उस केस में बैंक या अदर पर्सन आपका क्या बन जाता है, पेई बन जाता है। तो आई होप सो मेरी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। पार्टीज कितनी होती हैं, जवाब है 3। ये आपके सामने एक मैंने इमेज भी दिखाई है, जो आप लोगों की एक बिल ऑफ एक्सचेंज का एक इमेज है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का एक एग्जांपल आप लोगों के सामने देखने को आपको मिल रहा होगा। ठीक है, आई होप सो। देखिए मैंने कोशिश पूरी करी है मेरे भाई कि आप लोगों को सब बातें रखूं। तो यहाँ पे एक संत कुमार जी हैं, इन्होंने बिल लिखा है, ठीक है ना। संत कुमार जी ने किसके ऊपर लिखा है, तो जो बिल लिखता है वो ड्रॉयर है, और किसके ऊपर लिखा है, मुकेश चंद जी के ऊपर लिखा है। तो यहाँ पे मुकेश चंद जी के मैंने साइन मांगे हैं कि भाई आप एक्सेप्ट करके मुझे दे दीजिए। अब हो सकता है ड्रॉयर ही पे ही बन जाए, मुझे ही पेमेंट रिसीव हो, या हो सकता है मैं इस बिल को किसी अदर पर्सन को इंडोर्स कर दूंगा, यानी कि बेचान कर दूंगा, तो वो पे ही होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें कितनी पार्टीज होती हैं सर, 3। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ चलते हैं इसके अगले पार्ट पे, जो कि है प्रोमिसरी नोट। सर प्रोमिसरी नोट क्या होता है, देखिए प्रोमिसरी नोट क्या होता है, आप लोगों ने बैंक वो देखे होंगे रुपए, सीधी सी बात है ना। 10 के नोट पे यहाँ पे एक लिखा होता है, मैं धारक को 10 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ, और उस पर गवर्नर के नीचे साइन होते हैं। ये कुछ वैसा ही है, ये वादा करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी था, ठीक है ना। ए ने बी को पैसे दिए थे, अभी जो हमने पहले वाले केस में समझा था, 1000 रुपये सर, और 3 महीने बाद वो लौटाने वाला था। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या था, बिल ऑफ एक्सचेंज में सर ये था कि ये ड्रॉअर था, इसने एक बिल लिखा था,
और इसने एक्सेप्ट करा था तो ये ड्रॉ ही था, और जो बंदा इससे पेमेंट वसूलेगा वो पे ही होगा। और हो सकता है वो पैसा ए ही वसूले तो ए ही हो, या इंडोर्स कर दिया जाए तो कोई अदर पर्सन हो। ये वाली बात अच्छे से क्लियर है सबको, अच्छे से। अब हम बात करते हैं प्रोमिसरी नोट की। प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, प्रोमिसरी नोट में बी अब एक प्रोमिसरी नोट लिखता है, किसको, ए को, कि ए भैया आप परेशान मत होना, मैं 1000 रुपये आपको 3 महीने के बाद दे दूंगा, ठीक है ना। इसमें इस पर्सन की एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। बस मैंने आपको एक लिखित में लिख के दे दिया है कि अब ये कौन लिख रहा है, अब इसमें कौन लिख रहा है, इसमें मेकर कौन है सर, इसमें मेकर आपका कौन है, बी है। ये एक प्रोमिसरी नोट लिखता है कि मैं आपको इतने महीने बाद इतने रुपया दे दूंगा, और यहां पे मेकर और पे ही होता है, क्योंकि यहां पे एक्सेप्ट तो करना नहीं है अब ए को, क्योंकि एक्सेप्टेंस में नहीं होती है। इसमें मेकर होता है और कौन होता है, पे ही होता है, कि मैं आपको इतने महीने बाद इतने रुपए दे दूंगा। तो ये बिल्कुल प्रोमिसरी नोट बनाने वाला और ये पैसे वसूलने वाला, यानी कि प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टीज होती हैं, ध्यान रखिएगा, 2। अभी और हम डिटेलिंग में इसमें बात करेंगे, बट आई होप सो मेरी यहाँ पे सबको क्लियर हो गई होगी, सही है। और ऑब्वियसली बात है, इसे आप दूसरे को इंडोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें इंडोर्स करने ऐसा कुछ है ही नहीं। इसमें केवल 2 ही पार्टीज हैं। मैंने आपको वादा दिया कि मैं इतने महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, और आपको मैंने पेमेंट कर दिया, और इसमें एक्सेप्टेंस भी नहीं होता है, ऑलवेज ध्यान रखिएगा। चलिए खैर, इसके पहले फीचर्स देख लीजिएगा। ये अनकंडीशनल प्रॉमिस पे होता है, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कोई कंडीशन या शर्त रख दी जाए। इसमें पर्टिकुलर अमाउंट होता है, जो बनाता है उसके साइन अच्छे से मेंशन होते हैं, और स्टाम्प इसमें लगी होनी जरूरी है। इसके अलावा इसमें 2 पार्टीज हैं, जैसे मैंने आपको बोला था, एक बनाने वाला और एक पेमेंट करने वाला। वही वाली बात सर, ए ने बी से पैसा लिया था, और तो बी ने इससे वादा करा कि मैं आपके 1000 रुपये 3 महीने बाद चुका दूंगा, मैंने वादा किया है क्योंकि मैंने लिया है, ठीक है। तो जो बनाता है वो मेकर होता है, और जो बनाता है वो पे ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो पैसे वसूल करता है वो पे ही होता है। बनाने वाला कौन होता है मेरे भाई, मेकर, ऑलवेज ध्यान रखिएगा। और जो पैसे लेता है वो क्या कहलाता है, इसमें पे। इसमें एक्सेप्टेंस की आवश्यकता नहीं होती है, क्या नहीं होती है, इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। इसमें कितनी पार्टीज हैं, 2। अगला, यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने इसका एग्जाम्पल रख दिया है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि हम पे करते हैं मिस्टर राम जी को पैसे चुकाने के लिए। तो यहाँ पे जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो कौन है, मिस्टर सोहन लाल हैं, तो ये मेकर हैं, और ये जो राम जी हैं ये इनके क्या हैं, ये इनके पे ही हैं। इसमें एक्सेप्टेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये अपना एक बना के उनको सेंड कर देंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब सबसे पहले इन दोनों में अंतर देख लीजिएगा, जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक ड्रॉअर जो होता है वो क्रेडिटर होता है, किसमें, बिल ऑफ एक्सचेंज में, यानी कि बनाने वाला। ड्रॉअर मतलब बनाने वाला, ठीक है, यानी कि सर सीधी सी बात है, लेनदार जिसे पैसे वसूलने हैं। प्रॉमिसरी नोट बनाने वाला ड्रॉअर बोल दीजिए, ऐसे मेकर बोल दीजिए। ये कौन होता है, ये वो होता है जिसको देनदार हम कह सकते हैं, यानी कि जिसे पैसे देने हैं, ये वादा करता है। इसमें 2 पार्टीज हैं, मेकर या पे। मेकर को यहाँ पे बोला गया कि बनाने वाला कौन है, डेप्टर है। इसमें 3 पार्टीज हैं, मेकर, ड्रॉई और पे, ठीक है ना। इसमें अमाउंट जो होता है, इसमें पेमेंट रहता है ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू पे, और यहाँ पे वादा रहता है। इसमें एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं होती प्रोमिसरी नोट में, और बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस जरूरी है। वही सारे पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे, मैंने आपसे पहले ही बोला था, आपको कोई नोट्स नहीं बनाना, आपको बस ध्यान से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे ड्रॉअर और मेकर कैन नॉट बी द पे ऑफ प्रोमिसरी नोट। यहाँ पे सर हो सकता है बिल को बनाने वाला ही बिल पैसे वसूलने वाला हो जाए, ऑब्वियसली बात है, इसमें हो सकता है, उसमें संभव नहीं है, सीधी सी बात है। इसमें अगर मान लीजिए बिल डिसकंटिन्यू हो गया तो इसमें नोटिंग चार्जेस लगते हैं, इसमें ऑब्वियसली बात है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। ओके, और यहाँ पे वही वाली बात थी कि इसमें लाइबिलिटी वाला जो पार्ट रहता है, किसका, ड्रॉयर, अगर बिल पेमेंट में नहीं रहता है, और इसमें लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉयर यानी कि मेकर, बनाने वाले की रहती है, इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके अलावा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात यहाँ पे कर लेते हैं, तो एक बार उसको थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं, इसके साथ में बने रहिएगा। तो आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक सभी को अच्छे से बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बारे में सभी बातें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। चलिए सबसे पहले अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात यहाँ पे कर लूँ आपसे, तो उन्हें देख और समझ लीजिएगा। टर्म ऑफ बिल क्या होता है,
यानी कि जो भी बिल में जो भी दौरान हम लोगों की बातचीत होती है, जिसमें डेट जब हम लोग तय करते हैं कि आप मुझे इतने महीने बाद पेमेंट करेंगे, वो हैं। डेट ऑफ ड्यू डेट क्या होती हैं? हो सकता है बिल एट साइट हो, यानी कि जैसे ही मैं आपसे बिल रखूं आप मुझे उसी वक्त पेमेंट करने वाले हों, या बिल आफ्टर डेट। आफ्टर डेट का मतलब जब मैंने आप पे बिल लिखा और उसमें जो भी हम लोगों ने तय करा 3 महीने बाद आप मुझे पेमेंट कर देंगे, तो बिल लिखे जाने से 3 महीने शुरू हो जाएंगे। बिल आफ्टर साइट का मतलब यानी कि जब सामने वाला बंदा एक्सेप्ट कर लेगा उसके बाद 3 महीने शुरू होते हैं। उसके बाद क्या होंगे? उसके बाद मतलब 3 महीने हो या जो भी बिल का टाइम हो। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 10 अगस्त को बिल लिखा और 3 महीने का था, तो यानी कि अब इसमें 10 अगस्त से 3 महीने शुरू हो गए। लेकिन अब आपने वो एक्सेप्ट करा 15 अगस्त को, तो अब बिल आफ्टर साइड में वो जो महीना शुरू होगा, यानी कि बिल ऑफ पेमेंट की जो 3 महीने शुरू होंगे, वो कब शुरू होंगे? 3 मंथ आप लोगों के 15 अगस्त के बाद। आई होप सो ये बातें क्लियर हो गई होंगी। डेट ऑफ ग्रेस क्या होते हैं? यानी कि अनुग्रह दिवस भी इन्हें कहते हैं। ये हमेशा 3 रहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कितने रहते हैं? 3। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आपको 15 तारीख को पेमेंट करना था, तो अनुग्रह दिवस के रूप में आप 3 दिन और ले लीजिए, तो 18 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। डेट ऑफ मैच्योरिटी मतलब जैसे 15 को आपको पेमेंट करना था, तो 18 तारीख क्या कहलाएगी? अब इसमें ग्रेस डे जोड़ने के बाद डेट ऑफ मैच्योरिटी कहलाती है। ग्रेस डेज जोड़ने के बाद के टाइम को क्या बोलते हैं? डेट ऑफ मैच्योरिटी। डिसकंटिन्यू ऑफ बिल, ये वही वाला हिसाब है जैसे आप इंडोर्स करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ए ने एक बिल लिखा था, किसको? सर बी को, है ना। ए ने एक बिल लिखा था बी को 1000 रुपए का, जो 3 महीने बाद ये पेमेंट करने वाला था। अब सीधी सी बात है, मैंने बिल लिख दिया। अब ए ने क्या करा? अब ए तो यहां पे ड्रॉअर है, समझ में आपको आ रहा होगा, और ये कौन है? ड्रॉ ही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पे बात यहां पे करी थी। आई होप सो सबको क्लियर होगा। अब इसने एक बिल लिख दिया, किसको? सर बी को, अब कि भाई बी हमारा पेमेंट कर देना 3 महीने बाद, लेकिन ए को अभी जरूरत पड़ गई, तो उसने बैंक के पास भेज दिया कि बैंक भैया मुझे 3 महीने बाद तो पैसे मिलने ही वाले हैं, तो वो आप वसूल लेना 1000 रुपये। एक काम ही करो, मुझे अभी 900 रुपये दे दो, आप 1000 रुपये वसूल लेना। तो जो ये बिल उसको कुछ डिस्काउंट पे लेकर, यानी कि 100 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट हो गया, पैसे दे देता है, और बाकी जब टाइम आता है तो वो किससे वसूलता है? तो वो बी से वसूलेगा, यानी कि ड्रॉई से वसूल लेगा। इंडोर्समेंट, जब मैं बिल को किसी दूसरे को इंडोर्स कर दूं कि मुझे पैसे मिलने वाले हैं, आप इतने टाइम बाद, जैसे मुझे 20 से 3 महीने बाद पैसे मिलने वाले हैं, तो आप एक काम ये करो, आप मुझे बिल का पेमेंट, आप मुझे अभी पैसे दे दो जेट भैया, और 3 महीने बाद आप क्या करना? बी से वसूल लेना। तो उस केस में उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल। सेम कंडीशन डिस्कंटिन्यूटी ऑफ बिल का जो था, जब हम कलेक्शन के लिए बिल को बैंक भेजते हैं तो उसको बोला जाता है बैंक सेंड फॉर कलेक्शन। और अगर मान लीजिए पर्टिकुलर डेट पे आपकी पेमेंट नहीं हो पाए, तो वो कहलाता है बिल ऑफ डिसऑनर। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब हम आगे आगे क्वेश्चंस करें तो आप लोगों को कोई भी तरह की दिक्कत या परेशानी नहीं आए। प्लीज़ अब सबसे रिक्वेस्ट होगा, अगर आप मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि उसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। चलिए ये लास्ट पॉइंट्स और समझ लेते हैं। जब नोटिंग ऑफ बिल, यानी कि जब आपका बिल डिसऑनर हो जाता है तो उस पर कुछ चार्जेस लगते हैं, जिसे नोटिंग चार्जेस कहते हैं। और मान लीजिए अगर एक पर्सन है जो समय से पहले, 3 महीने से पहले, मुझे वैसे मान लीजिए एक ने बी पे बिल लिखा था जो 3 महीने बाद बी को पेमेंट करना था, उसने बोला भैया 1 महीने बाद ही ले लो, तो 1 महीने बाद ही अगर वो मुझे पेमेंट कर दे रहा है, 3 महीने तक नहीं रुक रहा है, तो ये क्या होगा? रिटायरमेंट ऑफ बिल, अगर मुझे समय से पहले पेमेंट कर देता है। लेकिन सर हो सकता है ए को बी को पेमेंट करा और उसने बोला सर 3 महीने बाद आपको पेमेंट करना था, बी ने मुझे बताया मेरी कंडीशन इतनी नहीं है मैं 3 महीने बाद कर पाऊँ, हाँ लेकिन मैं 4 महीने बाद जरूर कर दूंगा। तो मैं एक काम ये करूंगा, मैं पुराने बिल को क्या करूंगा? निरस्त करूंगा, और एक नया बिल लिख दूंगा जो कि कितने का महीने का होगा? 4 महीने का होगा। तो जब उसी पर्सन पे उसकी कंडीशंस को समझते हुए हम एक नया बिल लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? रिन्यूअल ऑफ अ बिल। तो आई होप सो आप लोगों को मेरी सभी बातें प्रॉपर रूप से समझ में आई होंगी। चाहे मैंने आप लोगों को यहाँ पे सभी चीज़ों के साथ में रखा हो, चाहे आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताया हो, उसकी पॉइंट्स बताए हों, इसमें 3 पार्टीज़ हैं ये समझाया हो, पूरा रिव्यू दिया हो, प्रोमिसरी नोट क्या है, इसकी कितनी पार्टीज़ हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सभी चीज़ों की बात में आपको समझ में आ गया होगा। आई होप इस क्लासेस के बाद में आपको डाउट्स नहीं रहेंगे।
यहाँ पे आप लोगों के दोनों के बीच में डिफरेंस भी क्लियर होंगे। ये सब चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो भी आप लोगों को क्लियर होंगी। तो इसके सेकंड वीडियो के पार्ट में हम लोग और जुड़ेंगे, जिसमें आप लोग इसके आगे की चीज़ों को समझेंगे और सीखेंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।